हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? मचा रहे हो कि नहीं भाई लोग? तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में मैं लेके आ गया हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई लोग, हम लोगों ने रियल नंबर देख लिया, पॉलिनोमियल देख लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री देख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया। तो 5 चैप्टर के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। कभी आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लो। ये सीरीज में हम उन क्वेश्चनों को टारगेट कर रहे हैं जो सीबीएसई को बहुत ज्यादा पसंद है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो भाई उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आप लोगों की हैवी डिमांड पर हम लेकर आ गए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कॉपी और पेन निकाल लो, मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और सेशन लेकर। तो तैयार रहो, बहुत मजा आने वाला है। भौकाली तरीके से मचाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सीबीएसई 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखते हैं क्या है इस सवाल में। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कभी उसका नॉलेज है तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिकली कभी 3 टर्म लिखी है, 3 टर्म लिखी हुई है, मतलब देख यार A1 है ना, ध्यान से कभी मैं देखूं A1, थोड़े से कलर अपन अपने वाले ले लेते हैं, है ना। नए स्टूडियो से अपन क्लास ले रहे हैं तो जो कलर्स है उनको थोड़ा अपने लायक बना लिया जाए और फिर मचाया जाए। तो सबसे पहले देख भाई A1, A2, A3, कभी ये तीनों किस में है? AP में है। इसका मतलब क्या होता है भाई? ये तीनों AP में है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है A2 माइनस A1 वो बराबर होगा A3 माइनस A2, और ये सब बराबर होता है एक फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस के, दैट इज D। 3 टर्म लिखी थी इसलिए मैंने लिखा A1, A2, A3। जो सेकेंड टर्म और पहली टर्म का डिफरेंस होता है वही तीसरी टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस होता है। यहां पे 4th टर्म होती तो A4 माइनस A3। ये टर्म की पोजीशन के बारे में बातें हो गई। अब यहां पे मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो भैया ये देख, 10 में से 2p प्लस 1 को घटा देगा, मतलब देख ध्यान से, 10 में से 2p प्लस 1 को घटा दे, वो बराबर होगा मेरे भाई A3 क्या है तेरा 5p प्लस 5 में से तुझे किसको घटाना है? 10 को। आया मजा? आया मजा भाई लोग? अब देखो यार फटाक से, 10 में से 1 गया, ये आया 9, माइनस ये हो गया 2p बराबर, भैया 10 में से 1 गया 9, 9 माइनस से 2p और ये हो गया 5p। और भैया देख यार ये प्लस 5 है और माइनस का 10 है तो ये हो गया माइनस का 5। अब नंबरों को एक तरफ लेके आ जाते तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा यार? ये 14 हो जाएगा, और इसको इधर बुला लेते तो ये हो जाएगा 7p। यहां से p की वैल्यू मेरे भाई 2 निकल कर आ गई होगी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई आपत्ति नहीं, और p बराबर 2 दिल्ली सबका आंसर आ गया होगा। मुस्कुराते हुए सबने मचाया होगा। अब देख p को कभी मैं 2 रखता हूं तो AP कैसे दिखेगी? इसके आगे सवाल हो गया खत्म, पर अपन आगे की बातें करें कि AP दिखने में कैसी है। p की वैल्यू कभी मैं यहां 2 रखता हूं तो पहली टर्म जो A1 था उसकी वैल्यू क्या थी? 2p प्लस 1। कभी p की वैल्यू 2 है तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है? 5। A2 सेकेंड टर्म इस AP की क्या है? 10। A3 क्या होगी? ऑब्वियस सी बात समझ में आ गई, 5 ऐड करके 10 आया तो 10 में ऐड कर 5 तो 15 आएगा। देख ले, 5 और 2 10 प्लस 5 15। मतलब तूने जो किया एकदम करेक्ट है। ये AP बन रही है 5 10 15 की AP थी ये। क्लियर है? क्यों AP है? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस 5 5 का है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? प्लस 5 का। रिवाइज हुआ सारा कंसेप्ट। तो जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है दैट इज AN, याद आ रहा है क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसीलिए मैंने कहा कि यार कभी कोई तुझसे पूछे यार इस AP की 5th टर्म क्या है? A5। फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 4D। यहां पे D का जो कोफिशिएंट होता है वो यहां से एक कम करके लिखना होता है। ये जनरल टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और याद रखना होता है AP में, दैट इज सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP। वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो दिमाग में रखना। ये होता है सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP का फॉर्मूला। जितनी भी टर्म लिखी है उन सब का कभी मैं सम कर लूं तो उसका आंसर क्या आएगा भैया? ये फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। A होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, D होता है कॉमन डिफरेंस, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स। बातें याद है, केवल रिवाइज करा रहा हूं। कभी तुमने 30 मिनट की
माइंड मैप सीरीज देखिए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में होंगे और सबका पहले का आंसर आ गया होगा डी। बड़े आगे सर ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्यों देते हो? ताकि रिवाइज होता रहे चीजें। क्या होता है ना, ऑयल ग्रीसिंग होती रहती है ना कॉन्सेप्ट की, तो याद अपने को रहेगा एग्जाम तक। चलो अगला सवाल सीबीएसई 2021 के सैंपल पेपर में पाया गया है ना, 2021 में एग्जाम तो हुई नहीं थी 10वीं की, तो डिटरमाइन करनी है एपी जिसकी तीसरी टर्म। देखना क्वेश्चन को देख के गिवन लिखना कभी तुझे आ गया ना एपी में तो तेरा काम आ जाएगा। हुज थर्ड टर्म को लिखने का तरीका क्या होता है? A3, मतलब जो तीसरी टर्म है एपी की वो कितनी है मेरे भाई? 5। सेवेंथ टर्म मतलब A7 वो कितनी है? 9। क्लियर? थर्ड टर्म है 5, सेवेंथ टर्म है 9। अब मेरे भाई तुझे क्या निकालना है? तुझे एपी निकालनी है। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? ए को अपन लिखते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, है ना, जिसको A1 भी लिख सकते हो, A1 ए मतलब A1, यहां पे 1 नहीं लिखा है, मतलब मान लेते कि A1 को अपन लिख रहे हैं इस तरीके से। और ये D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। D क्या होता है मेरे भाई? कॉमन डिफरेंस। जो दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस होता है उसको D बोलते हैं। तो जब मैं A3 का फॉर्मूला लिखूंगा, क्योंकि AN का जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला मुझे पता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला है। A3 में मैं कभी लगाऊंगा जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला, तो यार ध्यान से देखना भाई, A3 क्या होगा फॉर्मूला? A प्लस 2D बराबर मेरे भाई कितना दिया है? 5। A7 का फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 6D बराबर कितना दिया मेरे भाई? 9। अब देखिए यार, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है A और D, सॉल्व हो सकता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल बन गया। सर पहली और दूसरी इक्वेशन को कभी मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया, 1 माइनस 2 कर दिया, तो मेरे भाई क्या बन रहा है? देख, A में से A कट गया, 2D में से 6D माइनस का जाएगा तो माइनस का 4D बचेगा, और 5 में से माइनस का 9 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। मेरे भाई D की वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी 1। D की वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी 1। अब D1 आ गया मेरे भाई, D1 आ गया तो तू कह सकता है कभी D1 आ गया तो A की वैल्यू निकाल सकता है। कभी A और D निकल गए तो पूरी AP पता लग जाएगी। A प्लस 2D तेरा कितना है? 5 है। D की वैल्यू 1 है, पुट करा यहां पे, तो A प्लस 2 बराबर 5, A बराबर कितना आ गया? 3। A बराबर कितना आ गया? 3। अब यार मेरे भाई A 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना है? 1, तो A1 तो A हो गया। A2 कभी तुझे निकालना है, सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी फॉर्मूला होता है A प्लस D, लगा दे 3 प्लस 1 4। A3 दे रखा है सवाल में ऑलरेडी 5। तो आपकी जो एपी बन रही है, देखो ध्यान से, पहली टर्म 3, ये पहली टर्म ही है, फर्स्ट टर्म, इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी A को। ओके, और कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 1। तो इसमें एक एक जोड़ते जा, 3 4 5 6 7 8 9, ये तुम्हारी एपी हो जाएगी। फाइनल आंसर ये होगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते हुए मचा रहे हो सर, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, और जब कॉन्सेप्ट अपने को आ जाता है समझ में तो क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सबकी एपी यही बन रही है। देख, सेवेंथ टर्म इधर से तू देखेगा तो सेवेंथ टर्म 9 दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। सेवेंथ टर्म है 1 2 3 4 5 6, सातवीं टर्म 9, बिल्कुल सही है, मचाया। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है थर्ड वाला, सीबीएसई 2019 में पूछा गया सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि सर गिवन है 17 टर्म। अब देखो 17 टर्म ऑफ एन एपी मतलब A17। दिमाग में रखो मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजीज को। गिवन क्या है मेरे भाई? ध्यान से देखना। गिवन है कि जो A17 है, 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड मतलब ज्यादा, जो 17 नंबर पे जो टर्म है, 17वीं टर्म जो इस एपी की है वो ज्यादा है 10वीं टर्म से 7। तो यार A17 A10 में 7 जोड़ने पे आ रहा है, ये गिवन है। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। आपको क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो A17 को अपन जनरल, क्योंकि अपन जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला जानते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला मुझे पता है। तो A17 को A और D के फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में लिखना है कि लेट द
फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि इसके नंबर मिलेंगे भाई। हर क्वेश्चन अभी जो मैंने स्टार्टिंग के भी करा है वहां पे भी बोल देना कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए। ओके, जो मैं बोल रहा था वो मान के आपको बताना है बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो पहली टर्म उस एपी की ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो A17 का फॉर्मूला बन जाएगा A+16D और A10 का फॉर्मूला बन जाएगा A+9D। काम ही आसान हो गया गुरु। जब A17 और A10 का फॉर्मूला बन गया तो आपके पास गिवन क्या है, A17 जो है वो A10 में 7 को जोड़ने पे आ रहा है, तो A17 का फॉर्मूला A+16D और A10 का फॉर्मूला A+9D+7। A बुलाओगे इधर, ये आ गया, ये देखो 7D बराबर 7 और D बराबर यहां से आ जाएगा 1। D बराबर यहां से आ जाएगा 1। मचा दिया एकदम मुस्कुराते हुए, भौकाली तरीके से D की वैल्यू निकाल दी 1। इतने सिंपल क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, केवल तुमको जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला आता तो ये क्वेश्चन हो जाता। अगला देखो, सीबीएसई 2019 में पूछा गया एक और सवाल। ये कह रहा है यार कौन सी टर्म, अब यहां पे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी। तो सवाल को पढ़कर ही समझ में आ जाना चाहिए। जब टर्म पूछे मतलब ये क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। ये आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड एन, क्योंकि विच टर्म की पोजीशन पूछ रहा है। ऑफ एन एपी विल बी, है ना, एन नहीं पूछ रहा है ना। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। हाँ, तो विच टर्म मतलब एन पूछ रहा है, बिल्कुल ओके, एन पूछ रहा है ना, एन पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी। ऐसी कौन सी टर्म है एपी की, इस एपी की जो कि 120 मोर हो 21st टर्म से। मतलब आपको ए एन बताना है विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। ये ए एन आपको निकालना है जो कि 120 ज्यादा हो A21 का। देख लो लिखा है 21st टर्म मतलब A21 और 120 ज्यादा मतलब उसमें 120 को जोड़ने पर कौन सी टर्म 21st टर्म से 120 ज्यादा है आपको बताना है इस एपी की। एपी आपके सामने लिखी हुई है, देखो ध्यान से। एपी क्या है मेरे भाई, ये है 3, 15, 27, 39। तो यहां से समझ में आ गया इस एपी की पहली टर्म है 3, क्योंकि एपी वाले सवाल में ए और डी का ही रोल है। कभी वो पता है तो खेलना आसान हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका 15 में से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 12। तो कॉमन डिफरेंस निकल गया, पहली टर्म निकल गई, तो क्वेश्चन अब बहुत आसान हो जाएगा। करने का तरीका समझना, आपको यह बताना है कि कौन सी टर्म 120 ज्यादा है ना। तो अब देख मेरे भाई, यहां पे मैंने लिखा 120, A21 को लिखने का तरीका हो जाएगा A+20D। ए और डी की वैल्यू पता है, पुट कर दे 120 प्लस 3 प्लस 20 इंटू 12। देखना कितना आ रहा है, 120 प्लस 3 प्लस 240। ध्यान से देखना, 120 और 240 हो गया 360 और 3 ये आ गया 363। अब तुमको बताना है विच टर्म, ये तो निकल गई वो टर्म की नंबर की, वो 363 उसकी पोजीशन है ना। पोजीशन अब आपको निकालनी है एन की वैल्यू। तो अपन जानते ए एन का फॉर्मूला वो क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 363, ए कितना है 3, एन निकालना है n-1 इंटू डी कितना है मेरे भाई 12। इसको पहुंचाया इधर, ये आ गया 360 बराबर n-1 इंटू 12। इधर 12 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 360 अपॉन में 12 बराबर n-1। ये कितना हो गया मेरे भाई 30 बराबर n-1। इसको बुला ले इधर 31 बराबर n। अब कुछ बंटियों को डाउट होगा, गुरु यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी खोल सकते हैं, 12n-12। इसको इधर पहुंचाता, 360 में 12 को जोड़ता, 372 बचता, डिवाइड बाय 12 करता, 31 ही आता। किसी भी तरीके से सॉल्व करेगा, आंसर 31st टर्म उस एपी की, ये वाली एपी की 120 ज्यादा है 21st
टर्म से आंसर निकल गया। तो जब भी विच टर्म पूछा है मतलब एन पूछा है, सवाल को पढ़कर ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अंग्रेजी को समझकर मैथमेटिक्स में क्या पूछा गया है ये दिमाग चलाना है और कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में फॉर्मूले तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला तुम्हें याद है, मैंने वही यूज किया है। इसमें मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति होगी। क्लियर है? छाप लो, आगे बढ़े। तो पांचवें सवाल पे आते, बताना इसका आंसर तुम निकाल पा रहे हो कि नहीं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, तुमसे बनेगा। देखो पहले भरोसा करना पड़ेगा खुद पर, क्योंकि तुमने पढ़ाई की है ना। और कभी यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिटेल में पढ़ना है तो वॉरियर में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th फिजिक्स वाला फाउंडेशन लिखोगे, तुमको वो वीडियो मिलेगा, देखो उसको। पूरा एपी का एक एक सवाल कराया है, उसको देखने के बाद तो तुमको सारी बातें समझ में आ जाएगी। पर जिन बच्चों ने माइंड मैप सीरीज देखी उनसे भी ये क्वेश्चन बन रहे होंगे कि यार फाइंड हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। तुमको बताना है यार ऐसे कितने इंटीजर है 200 से 500 के बीच में जो डिविजिबल हो जाए 8 से। तो क्या 200 से 500 के बीच में, तो यार पहला अपन ने इंटीजर देखा 201। अब यार 201 क्या डिवाइड हो रहा है 8 से? देखो पहली बात तो इवन नंबर होना जरूरी है, तो 201 तो डिवाइड होगा ही नहीं। कभी मैं बात करूं 202 की, तो 202 डिवाइड हो रहा है क्या? देख यार मेरे भाई, कभी 8 से मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को यहां से आइडिया लग जाएगा। 8 2 जा 16 देख नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 2 रिमाइंडर बच रहा है। कभी तुझे दिख रहा है तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया, तो देखो यहाँ पे कभी 2 ऐड कर देगा तो वो नंबर पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होगा 8 से, मतलब 204 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। क्यों भाई? 204 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे? 204 नहीं मेरे भाई, रुक जाओ, 204 नहीं, 204 भी नहीं होगा। अब आपको देखो 204 करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, 206 करोगे तो रिमाइंडर 6 बचेगा, क्योंकि 200 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो 200 के बाद 208 जो होगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। बिल्कुल सही बात है, 204 कहां हो रहा है, ऐसा 4 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो 208 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे? 8 से। फिर मुझे पता है अगला नंबर 8 ऐड करके 216 होगा, फिर 224 होगा, फिर 232 होगा, एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या 500 कंप्लीटली डिवाइड होता है? देखिए यार भैया 6 जा 48 20, है ना। तो रिमाइंडर कितना बचता है? 2, है ना। रिमाइंडर कितना बचता है देखना ध्यान से, 2। तो यार मैं देखता हूं यार कि 498, है ना, 498 तो नहीं, 496 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 8 की टेबल में, देखना आराम से। 8 तुमको बस ऐसे पीछे से देखना, 499 नहीं हो रहा, 498 देखा नहीं हो रहा, 497 देखा नहीं हो रहा है, 496 को देखा तो अपने को पता है 8 6 48 और ये 16, अरे देखो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, काम ही बन गया। मतलब जो आखिरी नंबर है वो कितना है? 496। अब मेरे भाई ये एपी बन गई, ये क्या बन गई? एपी बन गई। तुमको देखो इन क्वेश्चनों में यही करना होता है कि पहला नंबर कौन सा 8 से डिवाइड हो रहा है, 200 और 500 के बीच में। देखो 200 कंप्लीटली डिवाइड होता है 8 से। कभी तुम देखोगे तो यार ये 8 2 जा 16 और 40 25 टाइम में कंप्लीटली डिवाइड करेगा, पर 200 और 500 के बीच में चाहिए, 200 को नहीं ले सकते। तो पहला नंबर 208 आएगा, वही 8 जोड़कर, है ना। तो ये अपनी आ गई एपी, ये अपनी क्या आ गई? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे पहली टर्म इस एपी की कितनी है? 208, कॉमन डिफरेंस कितना है? 8, और जो लास्ट टर्म है इस एपी की जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो आ गई 496। और आपको निकालना हाउ मेनी इंटीजर, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है। तो पूरी बात समझ में आ गई। ए एन फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे भाई देखना ए एन 496 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है गुरु। ए देख कितना है? 208 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 8। इसको बुलाया इधर, यह आ गया 496 माइनस 208 बराबर n माइनस 1 इंटू 8। ये कितना हो गया? 16 में से 8 गए 8, है ना, और ये 8 बचेगा, और ये देखो 288 हो जाएगा, है ना। और इधर देखो 8 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा n माइनस 1। अब इसको काटोगे तो 8 3 जा 24 48 6 n माइनस 1,
और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस, 36 प्लस 1 दैट इज n बराबर इक्वल टू 37। आई होप सबका आंसर आ गया होगा, n बराबर 37। मतलब 37 ऐसे इंटीजर है भाई 200 और 500 के बीच में जो डिवाइड होते हैं 8 से। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, देख लो आराम से। 8 3 जा 24, 48 बचा, 36 आ गया। क्लियर? ये देखो इधर 8 मल्टीप्लाई में था इसलिए इधर आके डिवाइड करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ पे खोल सकते हो 8n माइनस 8, वो वाले तरीके से भी कर सकते हो। मैं ये तरीके से चलता हूँ, तुमको जो अच्छा लगे उससे करो, आंसर सेम आएगा, मचाओगे तुम लोग। बड़े आगे। अब देखो ये अगला सवाल है मेरे भाई, अगले सवाल को देखते हैं। भौकाली सवाल एनसीईआरटी का कि यार एक एपी है जिसमें 37 टर्म्स है। देखो हर चीज को लिखने की कोशिश करो कि मैथमेटिक्स में ये इंफॉर्मेशन क्यों दी। तो पहली लाइन इसलिए दी कि नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे सामने लिखे हैं 37। सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म, कभी नंबर ऑफ टर्म 37 है तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगी? देखो जब नंबर ऑफ टर्म ऑड होती है तो मिडिल मोस्ट में एक जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, विच इज 19th टर्म जो होगी वो मिडिल मोस्ट टर्म होगी। और वो दिख भी रहा है, कभी 37 टोटल टर्म होगी तो जो A19 होगी मतलब 19वीं टर्म, इधर 18 टर्म होगी और इधर 18 टर्म्स होगी। तो 19 वाली टर्म आपकी मिडिल मोस्ट टर्म हो गई, है ना। अब यार ये बोल रहा है मेरे भाई, देखो इतना सब सोचना पड़ेगा। ये बोल रहा है 3 मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब 3 मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब इधर की एक ले लो A18, A19 और A20। बात समझ में आ गई? 3 मिडिल मोस्ट टर्म का जो सम है वो 225 है। मतलब A18 प्लस A19 प्लस A20 दैट इज इक्वल टू 225। ये पहली इक्वेशन आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला क्या बोल रहा है? सम ऑफ लास्ट 3 टर्म। देखो A37 तक जाने वाला है क्योंकि n बराबर 37 है, तो लास्ट की 3 टर्म क्या होगी? A37, इसके पहले A36 और इसके पहले A35। इनका सम कितना है मेरे भाई? इनका सम दे दिया 429। तुमको जब भी AP पूछ रहा है मतलब तुमको A और D निकालने का काम करना है, तो A और D को अज्यूम कर लेना पहले ही सवाल शुरू होने के पहले कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, ये लिखना होगा हर क्वेश्चन में। हाँ मैं लिख के दे रहा हूं, इस वाले में अगली बार से नहीं लिखूंगा, है ना। तुमको लिखना रहेगा एन कॉमन डिफरेंस बी डी। ओके, ये दोनों चीजें ही आपको निकालनी है। देखो 3 मिडिल मोस्ट टर्म, क्योंकि सबसे मिडिल कभी 37 टोटल नंबर ऑफ टर्म है तो A19 जो 19वीं टर्म है वो मिडिल मोस्ट टर्म है। अब 3 मिडिल मोस्ट की बात कर रहे तो 18 भी ले ले, 19 भी ले ले, 20 भी ले ले, ये 3 बीच की टर्म हो गई। आखिरी की 3 टर्म का सम बोल रहा है, ये लिख लिया। ये 2 बात तुमको दी है, A और D इससे निकल जाएंगे, इन दोनों की हेल्प से निकाल लोगे। मैं निकाल के बताऊं A18 का फॉर्मूला क्या होगा? A18 को कैसे लिखेगा ध्यान से देखना। कभी तुझे A18 लिखना है, A18 तो A प्लस 17 D, फिर तुझे A19 लिखना है तो A प्लस 18 D, फिर तुझे A20 लिखना है तो A प्लस 19 D। इन सब का सम किसके बराबर आएगा? 225। और A35 मतलब A प्लस 35वीं टर्म मतलब क्या हो जाएगा? 34D। फिर 36 वाली टर्म तो A प्लस 35D, है ना। और 37 वाली टर्म को तो A प्लस 36D, दैट विल बी इक्वल टू 429। काम हुआ आसान। अब देखना भैया A कितना हो गया? ये पहली वाली इक्वेशन को देखें तो A आपके 3 है, 3A हो गया। अब देखो 17 और 19 ये जोड़ के कितना बनेगा? 9 और 7 आपका बन गया 16, 1 कैरी 36D, है ना, 36D। अब 36 में 18 जोड़ोगे तो 54D हो जाएगा। तो ये आ गया 3A प्लस 54D बराबर 225। अब देख यार जोड़ने का ही तरीका, ये क्या A कितने? 3, ये हो गया गुरु 3A प्लस 34 और 36 ये मिलके कितने बन जाएंगे? 70, और 70 और 35 ये बन गया 105D बराबर 429। अब देखो दोनों इक्वेशन में 3 को कॉमन निकाल के, मतलब LHS और RHS को कभी तुम 3 से डिवाइड करो
तो पहली वाली इक्वेशन को देखें तो 3 से डिवाइड करेंगे एलएचएस को, तो ये बन जाएगा a प्लस 18d बराबर 7 और 5 75, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो, और ये बन जाएगा a प्लस 3 5d बराबर 1 12 4 3। अब देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल a और d है ना, सीधे सब्ट्रैक्ट कर दोगे इन दोनों इक्वेशन को तो a एलिमिनेट हो गया है ना, और ये आ गया माइनस का 17d बराबर ये माइनस का 13 में से 5 गए तो ये आ गया 8 और 13 में से 7 गए तो ये आ गया मेरे भाई 6। मेरे भाई d की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 4। सॉल्व करेगा तो d निकल कर आ जाएगा 4, और कभी d 4 निकल कर आ गया तो a निकल जाएगा। a प्लस 18d की वैल्यू 75 है तो a प्लस d की वैल्यू 4 है तो 18 इंटू 4 बराबर 75, a प्लस ये आ जाएगा 72 बराबर 75, a बराबर 73। a और d निकालना था, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करा, इसी से आपके a और d में दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन गए। जो दो गिवन डेटा थे उनकी हेल्प से ही मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, और बाकी तो मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन से जो आप लोगों के सामने मैंने किए। कोई दिक्कत, यहाँ पे 3 को कॉमन निकाला, यहाँ भी 3 को कॉमन निकाला, उस 3 को उधर डिवाइड कर दिया, या ऐसा देख सकते हो एलएचएस और आरएचएस दोनों को 3 से डिवाइड करा, इक्वेशन कुछ ऐसी बनी। तो a की वैल्यू आ गई 73 और d की वैल्यू आ गई 4। तो AP कैसे दिखेगी देखना, पहली टर्म है 73, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 4, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 4। अब भैया जब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4 है तो 4 4 ऐड करते जाओ, इसमें 77, फिर 4 ऐड करोगे तो 81, फिर 4 ऐड करोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा गुरु 85, फिर 4 ऐड करोगे तो 89 एंड सो ऑन। ये एपी हो गई आपकी, प्यारी सी एपी दिख रही है सबको, बिल्कुल दिख रही है गुरु, और इस तरीके से तुमने मचा दिया। तो मिडिल मोस्ट टर्म से घबराने का नहीं, जब तुम्हारी नंबर ऑफ टर्म 37 है, ऑब्वियस सी बात है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती तो इवन मतलब मिडिल टर्म एक ही आएगी। अब 37 टर्म है तो 37 में एक जोड़ा 38, उसको डिवाइड कर दिया 2 से, 19 आया, तो 19 वाली टर्म मिडिल मोस्ट है। अब यहीं पे 36 होता मान ले, है ना, तो 36 वाले केस में क्या होता, 36 वाले केस में ये होता कि 18 वाली टर्म भी मिडिल मोस्ट टर्म है और 19 वाली टर्म भी मिडिल मोस्ट है, क्योंकि 17 टर्म इधर होगी और 17 इधर, तो 34 टर्म हो गई ये, 35 36। इस तरीके से जब 36 टर्म्स होगी तो सीधे डिवाइड बाय 2, दो मिडिल टर्म आती है जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है। ये बात तुमको समझ में भी आ रही होगी, ऐसे देख लिया करो। 5 टर्म लिखी है तो मिडिल मोस्ट टर्म थर्ड आई ना, कैसे ही 5 में एक जोड़ा 6, 6 को डिवाइड करा 2 से तो आया ना 3। कभी 6 टर्म होती तो 3 भी मिडिल टर्म है और 4th भी मिडिल टर्म है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म में 2 मिडिल टर्म आती है। ये तो कॉमन सेंस है गुरु। अब यार ये 7th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं। तो यार ये बोल रहा है स्प्लिट करो 207 को 3 पार्ट में। कभी इस तरह के क्वेश्चन आए कि यार किसी नंबर को 3 हिस्सों में ब्रेक करना है, तो मैंने बोला था कि अज्यूम किस तरीके से करोगे टर्म्स को, मतलब वो जो भी नंबर है, यहां पे क्या दिया है 207 दिया है, उसको 3 पार्ट में ब्रेक करना है। मतलब पहला पार्ट हो जाएगा a माइनस डी, दूसरा पार्ट हो जाएगा a, और तीसरा पार्ट हो जाएगा a प्लस डी। अपन इस तरीके से क्यों मान रहे हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि वो तीनों नंबर एपी में है और पहली टर्म इस एपी की क्या है, अब a नहीं है, a माइनस डी है। ऐसा मानने का मेन रीजन ये कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मैंने आपको बोला था, क्योंकि देखो पहली इक्वेशन में कभी तुम ऐसे मान लेते हो a माइनस डी मेरी पहली टर्म है, दूसरी a है, तीसरी a प्लस डी है, तो आपने 207 को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, दैट इज इक्वल टू 207। अब d से d कैंसिल हो गया, ये आ गया 3a बराबर 207, ये आ गया a बराबर 207 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18 होता है, और ये आ गया 69। तो भैया a बराबर कितना आया गुरु, 69। देखो पहली चीजें दी और उससे ही a निकल गया, मतलब तुम्हारा सेकेंड टर्म इस AP का निकल गया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट,
दो स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट। अपन ने मान लिया कि भैया दो स्मॉलर पार्ट मेरे हैं a माइनस डी और a, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो तुम्हें दे रखा है 4 6 2 3। अब जब प्रोडक्ट ये दे रखा है मेरे भाई तो ये रख दे 69 माइनस डी बराबर 69 बराबर 4 6 2 3। अब देखो सम ऑफ द डिजिट आ रहा है 15, मतलब 3 से डिवाइड होगा ये बेसिकली। तो 69 माइनस डी बराबर 4 6 2 3 डिवाइडेड बाय 69। देखो भैया 3 2 जा है ना, और 3 3 जा 9, ये हो गया 3 1 जा 16 5 है ना, और 4 1, ये हो गया 23 की टेबल में 1 टाइम्स में, 23 की टेबल में 6 बार में या 7 बार में, 7 बार में कभी देता हूं तो देख 23 इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार में दिया अपन ने है ना। 23 इंटू 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 138, 138। अब देखो 154 में से जब 138 जाएगा तो मेरे भाई कितना आएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 14 हो गया, तो ये आ गया 4 में से 3 1, 161। और 161 मतलब 23 इंटू 7 आपका होता है 161, तो ये आ जाएगा 67, पूरा कट गया। अब मेरे भाई 69, ये तो मैंने रफ वर्क किया था, 69 ओके 69 माइनस डी की वैल्यू आपकी आ गई 67 के बराबर, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2 के बराबर, डी बराबर कितना आ जाएगा 2 के बराबर, डी बराबर कितना आ जाएगा 2 के बराबर। तो डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। तुम्हें क्या बोला था, तुम्हें क्या बोला था, और ये नंबर ही निकालने है ना, फाइंड द नंबर्स। तो नंबर क्या क्या होंगे, नंबर्स क्या क्या होंगे भाई, a माइनस डी, तो यार a की वैल्यू है 69, 69 में से 2 गए 67, a की वैल्यू है 69 और अगला नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 71, a प्लस डी। अब देखो इन तीनों को जोड़ोगे तो 9 और 7 कितना हो गया गुरु, 9 और 7 16 और 1 17, 1 कैरी, 6 6 12 13 और 7 20, 207 आ रहा है जोड़ने पर। तो आपने स्प्लिट करा 207 को 3 पार्ट में, जिसमें उनका सम 207 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि स्प्लिट उसी नंबर को कर रहे 3 पार्ट में है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया तो आसान हुआ। कभी तुम ऐसे ब्रेक करते कि यार पहली टर्म होती a, दूसरी होती a प्लस डी, तीसरी होती a प्लस 2d, तो तेरे 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, और फिर सॉल्व करना वो भी होता पर लेंदी होता। तो जब भी 3 टर्म की बात हो अज्यूम करना मैंने सिखा रखा है, 5 में भी सिखा रखा है, 4 में भी सिखा रखा है। तो इस तरीके से दिमाग को यूज करना कि अज्यूम कैसे की जाती है टर्म्स इन एन एपी। कभी कोई क्वेश्चन 4 टर्म वाला है तो उसमें अजम्पशन कैसे करोगे, पहली टर्म को मान लेना a माइनस 3d, दूसरी को क्या मान लेगा a माइनस डी, तीसरी को क्या मान लेगा a प्लस डी, और चौथी को क्या मान लेगा a प्लस 3d। क्योंकि जब इनका चारों का सम करेगा तो 4a बनेगा, सब कट जाएगा d वाला मामला है ना। तो 4 टर्म्स को अज्यूम ऐसे करते जिसमें आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो अब कितना हो जाएगा 2d। देख पा रहे हो इन सब में जो डिफरेंस है वो 2d का है। 3 का मैंने सिखाया a माइनस डी, a प्लस डी, जोड़ने पर केवल 3a बचेगा, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है d ही है। जब 5 को लोगे तो यार a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, इस तरीके से सोच सकते हो। कभी कोई क्वेश्चन 5 टर्म का है तो इस तरीके से अज्यूम करो, पहली टर्म a माइनस 2d अज्यूम करो, दूसरी a माइनस डी, फिर a, AP में तो है ही कॉमन डिफरेंस कितना है d है ना। जब इवन करेंगे ना, इवन जैसे अब 6 टर्म को अज्यूम करना है तो a माइनस 5d से शुरू करना, पूरा फिर वही छाप लेना, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a प्लस 5d। बात समझ में आई, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा गुरु 2d का। तो 4 में 6 में कॉमन डिफरेंस 2d का हो जाता है, 3 और 5 में कॉमन डिफरेंस d का ही रहता है। इस तरीके से आप अज्यूम कर सकते हो टर्म्स ऑफ एन एपी को, कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो, है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट है, लिख लेना कभी भूल गए हो तो। अब आते हैं अपन 8वें सवाल पर। देखो सवाल को पढ़ते ही ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि निकालना क्या है। सवाल को पढ़ेंगे ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या पूछ रहा है गुरु, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी,
n पूछ रहा है। एपी आपको दे रखी है गुरु, एपी क्या है 45, 39 है ना, 33। एपी आपको दे रखी है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम विल बी इक्वल टू 180। अब सम का फॉर्मूला यूज होगा और ये कह रहे डबल आंसर आए तो उसको एक्सप्लेन कर देना। तो गुरु Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस एपी को मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि a की वैल्यू, इस एपी को देखने से a की वैल्यू है 45 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 39 माइनस 45 विच इज इक्वल टू -6। कुछ बच्चों ने यहां गलती करी होगी और उनका कॉमन डिफरेंस 6 निकल कर आया होगा। भैया सेकेंड टर्म में से पहली टर्म को घटाते हैं तो सेकेंड टर्म 39 है, ये डिक्रीजिंग एपी है, मतलब एपी की वैल्यूज कम हो रही है। तो यार भैया कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 6। अब पुट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दे रखा है 180 दैट विल बी इक्वल टू n/2 2a 45 रख दो प्लस n-1 इंटू डी दैट इज माइनस का 6 है ना। इसको पहुंचाया इधर, यह आ गया 360 बराबर n, 45 टूजा यह आ गया 90, ये हो गया माइनस का 6n, ये हो गया प्लस का 6। बहुत आराम से कर रहा हूं, देखते जाना। ये हो गया 96 हो जाएगा, 90 प्लस 6 96 और मल्टीप्लाई में 96n माइनस का 6n स्क्वायर और ये हो गया 360। सबको बुला लो इधर, ये आ गया 6n स्क्वायर माइनस 96n प्लस 360 दैट विल बी इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड करा तो n स्क्वायर माइनस है ना 1 36 16n प्लस 60 बराबर 0। ऐसे दो नंबर सोचने जिनको प्रोडक्ट करने पे 60 आ जाए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 16 आ जाए, तो माइनस 10 और 6 दिख गए होंगे। तो गुरु n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 1 प्लस 60 को तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 6n प्लस 60 बराबर 0, माइनस 10 और माइनस 6 जोड़ने पे आ रहा है माइनस 16 और मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 60। n कॉमन निकल गया n माइनस 10, माइनस 6 कॉमन निकल गया n माइनस 10 बराबर 0। ये हो गया n माइनस 10 कॉमन, ये निकल गया n माइनस 6 बराबर 0। n के दो आंसर आ रहे 10 और n बराबर 6। अब इन्होंने अगली लाइन यही लिखी थी, कभी आपके दो आंसर आए, क्योंकि दोनों n की वैल्यू ले सकते हैं, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों एक्सेप्टेड है। अब एक्सप्लेन करो डबल आंसर को, एक्सप्लेन करना है डबल आंसर को। तो इसका मेन जो मतलब है कि आपको एक्सप्लेन करने डबल आंसर, वो ये कह रहा है कि आप कभी ध्यान से देखो इस एपी को, समझना इस एपी को ध्यान से देखोगे तो ये एपी कुछ इस तरीके से है कि यार 45, मेरे ध्यान से देखना 45 39 33 है ना। अब अपन 6 नीचे जा रहे हैं तो 27 21 15 9, ध्यान से देखो 3 माइनस की 3 माइनस की 9 देख पा रहे हो, फिर माइनस की 15 है ना। अब यार जो शुरू की 6 टर्म का सम है 3 3 6, यहां तक जो शुरू की 6 टर्म का सम है ना, वही शुरू की 10 टर्म का सम है। देख ध्यान से, शुरू की 10 टर्म क्या, 3 3 6 और 4 10, क्योंकि देख ये जो A7 A8 A9 A10 इनका सम क्या है, 0 है, इनका सम क्या है 0 है। जो पॉजिटिव टर्म बन रही है वही नेगेटिव टर्म बन रही है, जो पॉजिटिव टर्म बन रही है वही नेगेटिव टर्म बन रही है। समझ में आई बात। तो आपकी जो एपी है, पहली बात n की वैल्यू 10 तक आई ना, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि यार देखो शुरू की 6 टर्म का जो सम है, शुरू की 6 टर्म का जो सम है ना,
वो और शुरू की 10 टर्म का जो सम है वो सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव टर्म को नलिफाई कर रही है। देखिए पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म वही आ गई, तो जोड़ने पर इस पूरे को ऑरेंज डब्बे को जोड़ेगा तो भी 180 आएगा और इस पिंक डब्बे को जोड़ेगा तो भी 180 आएगा। मतलब S6 जो है वो S10 के बराबर है। क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है तो यार जो 9 बन रहा है वो -9 को काट देगा, जो 3 बन रहा है वो -3 को काट देगा। तो उसके आगे जो A7 से लेके A10 का जोड़ है वो तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो आप लिखना यहां पे कि it is a decreasing AP because the common difference is negative. So what is happening here is after the sixth term, मतलब if you will calculate A7, A8, A9, A10, you will get the sum as 0. तो जो total sum A6 तक आया, A1 से A6, वही A10 तक आएगा। That is the main reason why we are getting double answer. दो आंसर आने का रीजन समझ में आया कि शुरू की 6 टर्म का सम भी 180 है और शुरू की 10 टर्म का सम भी 180 है। तो दोनों करेक्ट आंसर है और दोनों का लॉजिक भी आपको दे दिया मैंने पूरा एपी लिखकर। क्लियर है? बड़े आगे। तो भाई लोग 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है प्रूव वाला। देखो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाती है प्रूव वाले सवाल में, तो अपनी जो हिम्मत है ना उसको हारना मत। तुमको आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। देखो सीबीएसई ने भी पूछा है और तुम लोग कभी रेफरेंसेस बुक देखते हो तो उसमें भी तुमको इस तरह के सवाल मिलते होंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को इन सवालों को करने में आती है कि यार इन सवालों को करना कैसे है। सवाल को पढ़ेंगे जैसे अभी तक करके आ रहे हैं सवाल वैसे ही करेंगे। पहली लाइन तो सब में वही लिखनी कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो भैया फर्स्ट टर्म इस एपी की भी ए है और कॉमन डिफरेंस इस एपी का भी डी है ना, ये अंग्रेजी में लिख लिया आपने। उसके बाद जो कह रहा है ये सवाल कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी, मतलब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी विल बी इक्वल टू क्यू एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ एन एपी विल बी इक्वल टू पी। ये दो बातें इन्होंने गिवन कर दी है। और क्या गिवन दी है? और ये बोल रहा है शो करो। भैया ये तो गिवन बातें हो गई। अब जो शो करना है मतलब टू शो या टू प्रूव, क्या प्रूव करना है उसको देख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि भैया प्रूव कर दो कि सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म बराबर बराबर माइनस ऑफ पी प्लस क्यू। चलो भाई बहुत हैवी सवाल लग रहा है। अरे कुछ हैवी नहीं है। देखो सबसे पहले जो दिया है तो यार पहले सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। एस एन क्या होता है फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कभी फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला ये होता है। अब जो गिवन है sp कितना है? q गिवन है, तो भैया इस n की जगह बस ये p को रख देना तो sp का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो यार जरा sp का फॉर्मूला बनाते हैं तो वो क्या बन जाएगा? p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी बराबर q। क्लियर है? बहुत बढ़िया सर। इसको उधर पहुंचा देते हैं, ये खोलते हैं जरा, है ना। इस 2 को उधर पहुंचाया, ये बन गया 2q। इसको खोला अपन ने तो ये बन गया 2ap प्लस, है ना। इसको उधर अपन लेते हैं आगे तो क्या आ गया? p² माइनस p इंटू डी। क्लियर? कोई दिक्कत? सर ये sp का फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व कर दिया। सेम मैनर में गुरु SQ की कहानी भी दे रखी है, तो वो होता है q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी बराबर ये कितना हो जाएगा गुरु? p। ये बराबर हो जाएगा p के। तो इसको ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तू चाहे तो उसको उधर भेज दे, ये ले 2p हो गया ये। और इसको अब खोल लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 2aq प्लस q² माइनस q इंटू डी। मैं इतना सब क्यों कर रहा हूं? देखो अपन ने हमेशा 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाया, कोशिश क्या करी? a और d निकालने की। कोशिश क्या करी? a और d निकालने की। कभी तू चाहे तो तेरे पास एक इक्वेशन ये है ना, और गुरु एक इक्वेशन ये है। a और d को एलिमिनेट करते a और d की वैल्यू p के टर्म्स में आएगी, तू सॉल्व कर सकता है। पर वो बहुत लेंदी अप्रोच है, क्योंकि तुझे कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म को माइनस p प्लस क्यू बताना है।
तो तू देख यहां तो ये कर सकता है कि देखो यार इधर कोफिशिएंट सेम बना ले, यहाँ पे 2q कोफिशिएंट ए का, यहाँ पे 2p है, तो पूरी इक्वेशन को आप q से मल्टीप्लाई कर दो और इधर ये वाली इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो यार ये तेरी पहली इक्वेशन है, ये तेरी दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं अगले पेज पर, इनको लिखता हूं मैं तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या चाह रहा हूं। 2ap प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, ध्यान से देखना, बराबर 2q, बराबर 2q। और अगली इक्वेशन क्या है, 2aq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी बराबर 2p। देखना ध्यान से, यही है 2aq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी बराबर 2p। अब कभी मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, मैं एलिमिनेट नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई गुरु। सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 2 कॉमन निकल गया, ये बन गया q माइनस p। इधर कभी मैं देखता हूं तो 2a कॉमन निकल गया, ये बन गया p माइनस q। इधर देखना सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लस d। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, p स्क्वायर माइनस p माइनस का q स्क्वायर प्लस q, क्योंकि इनके साइन बदल जाएंगे, माइनस का q स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का q हो जाएगा। अब कभी मैं ध्यान से देखता हूं d के अंदर घुसकर, तो ये देख p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है, देखना p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है, और ये माइनस का कभी मैं ले लेता हूं कॉमन, तो p माइनस q अंदर लिखा हुआ है। ध्यान से देखना 2a, ये p माइनस q है, और इधर भी -1 कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा p माइनस q। मैं बेसिकली क्या चाह रहा हूं, हर टर्म में p माइनस q दिख रहा है मुझे बनता हुआ। इधर तू देखेगा d वाले में ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, और माइनस का p माइनस q है, कोई दिक्कत नहीं है गुरु। ये 2a p माइनस q है। अपन ने कुछ नहीं किया, बस अपन ने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये करने से हमें ये हासिल हो गया कि जब हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया, ओके, तो व्हाट वी विल गेट, हमने कुछ इस तरीके से रिलेशन बनाया, और ये माइनस का 2 p माइनस q हो गया। अब तुम यहां से p माइनस q कॉमन निकाल सकते हो, तो d p माइनस q कॉमन निकल गया, क्या बचा देखना ध्यान से, p प्लस q माइनस का 1, और इधर क्या बचा 2a p माइनस q, और ये क्या बचा माइनस का 2 p माइनस q। अब यार सारे में p माइनस q है, तो सब में डिवाइड कर दूं कभी p माइनस q से, तो ये बचेगा 2a, ये बचेगा d, ये बचा p प्लस q माइनस 1, है ना, बराबर माइनस का 2। बेसिकली हमने क्या किया, p माइनस q, p माइनस q, p माइनस q कट जाएगा, क्योंकि LHS और RHS में कभी p माइनस q से डिवाइड करूंगा तो उधर -2 बचेगा और इधर ये बचेगा। कभी तो इसको ध्यान से देखे तो इसकी वैल्यू निकल कर आ गई -2। अब तुझे सवाल में क्या पूछा था, s p प्लस q निकालने को। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखें तो यार है p प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी। मेरे भाई देखना 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी की वैल्यू -2 है गुरु, तो ये -2 है, और ये तेरा p प्लस क्यू बाई 2 है, ये कैंसिल हो गया। यही प्रूव करना था कि ये माइनस ऑफ p प्लस क्यू के बराबर आ जाए, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स ऑफ एन AP। तूने निकाल दिया, मचा दिया। तो देखो यहाँ पे a और d निकालने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने बोला कि सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स ऑफ एन AP को ये शो करो, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स को ये शो करो। तुझे पता था कि सर p प्लस क्यू वाले में फॉर्मूला तो ऐसे ही बनेगा, p प्लस क्यू बाई 2, 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी। फॉर्मूला तो यही बनेगा, तो यही फॉर्मूला तेरा ऑब्टेन्ड हो गया अंदर का, जिसकी वैल्यू -2 है। मतलब ये तूने निकाल दी बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, क्योंकि p माइनस क्यू कट जाएगा। तो सवाल बहुत आसान होते कभी करना चाहो तो भैया इसकी वैल्यू -2 पुट कर दी, तो सम ऑफ p प्लस क्यू आ गया माइनस ऑफ p प्लस क्यू, मचाया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को
आसानी से सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे कुछ बच्चों ने लेंदी अप्रोच ये भी लगाई होगी, कुछ बच्चों ने देखो इसको सॉल्व करने के लिए ए और डी की वैल्यू निकाली होगी, है ना, ए और डी की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करी होगी। दैट इज अ वेरी बिग अप्रोच। 2 पेज और भरोगे, आंसर सही निकलेगा, पर इतना लेंदी करना क्यों? कभी तू ध्यान से देखेगा इन दोनों इक्वेशन में तो पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा कि p माइनस क्यू कटेगा ही कटेगा, और वो कट गया तो तेरा काम बन गया, p प्लस क्यू के टर्म में आ गया, और p प्लस क्यू के टर्म में ही आंसर निकालना था। आई होप सबको समझ में आया होगा। छाप लेना आराम से, एक एक स्टेप बहुत डिटेल में करके बताइए। कोई कंफ्यूजन? देख p माइनस क्यू पहली टर्म में भी है, दूसरी टर्म में भी देख, यहाँ पे p माइनस क्यू कॉमन निकलेगा, है ना। इसमें अपन ने ऐसा करा कि इन दोनों को साथ में लिख लिया और माइनस लिख के p माइनस क्यू लिख लिया, तो इधर से भी p माइनस क्यू कॉमन निकल गया और उधर p माइनस क्यू था ही, सब काट दिया गया, क्योंकि 2q माइनस p को p माइनस क्यू रखने के लिए एक -1 कॉमन निकालना पड़ेगा। काम बना आसान। क्लियर है? एकदम भौकाली तरीके से समझ में आया होगा। अगला देखो, 2017 में भी पूछा गया था यही प्रूव वाला सवाल। क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म मतलब sm अपॉन Sn, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म अपॉन n टर्म का रेशियो आपको दे दिया m² अपॉन n²। ये रेशियो दे दिया कि यार सम ऑफ फर्स्ट m टर्म का रेशियो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म के रेशियो से m²/n² आ रहा है। ये गिवन है, ये गिवन है। आपको क्या शो करना है कि भैया am अपॉन an रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म और nth टर्म आपका 2m-1 अपॉन 2n-1 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में भी लेट फर्स्ट टर्म आपको a माननी है और कॉमन डिफरेंस आपको d मानना है। ये तो हर क्वेश्चन का स्टार्टिंग है ना। अब जो गिवन है उसको खोलते हैं, जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। गिवन क्या? sm। फॉर्मूला क्या होता है? m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी बराबर, ये हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m² अपॉन n²। एक m से एक m गया, एक n से एक n गया, ये 2 से ये 2 गया। ध्यान से देखें तो ये बन गया 2a प्लस m-1 इंटू डी, और ये बन गया 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m/n। देखो ध्यान से, ये कहानी कुछ ऐसी बन गई। अब तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें देखो क्या चाहिए था, तुम्हें जो चाहिए था वो भी दिखाते हैं। तुम्हें चाहिए था am अपॉन an का रेशो। am का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस m-1 इंटू डी। an क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। कभी तुम यहां पे ध्यान से देखो, कभी तुम यहां पे ध्यान से देखो तो तुमको कभी मैं m को 2m-1 से ब्रेक कर देता हूं, जहां जहां m लिखा है वहां 2m-1 रख देता हूं। समझना, ये तो तुम्हारा आ गया 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू m/n के टर्म में निकल कर आ गई। अब देखो तुमको चाहिए ये, तुमको चाहिए ये कैसे लाओगे? यहां से यहां कैसे आओगे? तरीके बहुत सारे हो सकते, तुमको कौन सा तरीका यहां पे आजमाना है वो मैं बता देता हूं। देखो तुम चाहो तो a और d में रिलेशन निकाल सकते हो। यहां से देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये बनेगा 2an, इस n को इधर पहुंचाया, m-1 n आ जाएगा और ये d, ये n इधर जाएगा तो m-1 के साथ nd हो जाएगा, और ये इधर पहुंचाते हैं तो ये आ जाएगा 2am प्लस n-1 इंटू md। क्लियर? अब मेरे भाई d वाली टर्म को एक तरफ ले जाता हूं और ये वाली को a वाली टर्म को एक तरफ ले जाता हूं। ये आ गया 2am माइनस 2an, और d वाली टर्म को एक तरफ ले आता हूं तो ये कितना आ रहा है? mn, रुकना, mn माइनस n, ओके, इंटू डी तो है ही, तो डी कॉमन निकाल लिया और इधर बुला लिया इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का mn, और ये जो माइनस m है वो हो जाएगा प्लस का m इंटू डी। मेरे भाई
ध्यान से देखोगे तो प्लस एम एन माइनस एम एन कैंसिल, ये आ गया एम माइनस एन इंटू डी बराबर 2a कॉमन निकाल लिया, तो ये भी आ गया m माइनस एन, m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल, यहां से एक रिलेशन आ गया कि d बराबर कितना हो गया भाई 2a, d बराबर 2a, रख दो वैल्यू d बराबर 2a, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर हो गया तुम्हारा 2a, और इधर भी a प्लस एन माइनस वन और ये है 2a, a तो कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस 2m माइनस 2, इधर से भी a कॉमन निकल जाएगा, तो 1 प्लस बचेगा क्या 2n माइनस का 2, a से a कैंसिल, तुम्हें दिख गया होगा 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। कॉमन निकालने में गलती मत करना, देख भाई जब a कॉमन निकालेगा तो यहां 1 बचेगा, 1 प्लस m माइनस वन इंटू टू, m माइनस वन इंटू टू, उसको लिखेगा कैसे 2m माइनस टू, इधर भी 2n माइनस टू, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये रिलेशन से पहले a और d में एक रिलेशन निकाला, a और d के रिलेशन को पुट करा क्योंकि रेशियो ही निकालना था, तो a कैंसिल हो जाएगा, d बराबर 2a आया, पुट करा, आंसर निकाल दिया, देख प्रूव हो गया 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो जो गिवन है वहां से आपको कंडीशन निकालनी होगी और टू प्रूव में उसको पुट करनी होगी, है ना, गिवन से कंडीशन निकालनी होगी, टू प्रूव में उसको पुट करनी होगी। पिछले क्वेश्चन में भी गिवन से मैंने कंडीशन निकाली, गिवन जो ये दिया था इसको सब्ट्रैक्ट करके गिवन से एक कंडीशन निकाली कि यार ये जो वैल्यू है ये -2 है। अब जो टू प्रूव है उसको खोल के देखा तो यार जो ब्रैकेट के अंदर बन रहा है वो -2 है, तो ऑलरेडी आंसर निकल कर आ गया। सेम यहां किया अपन ने कि भैया इन्होंने बोला था सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, अपन जानते हैं Sn का फॉर्मूला, दैट इज n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वैल्यू यही पुट करी है मैंने, उधर Sm लगा रहे तो n की जगह m रख दिया, बस m से m गया, ये गया, ये आ गया, m और d में रिलेशन निकाल दिया, मतलब a और d में रिलेशन निकाल दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो रिलेशन निकाला ना a और d में, यही इंपॉर्टेंट है कि d बराबर कितना आया गुरु 2a, ये कभी तुम्हारा निकल जाता तो तुम यहां पुट कर देते, तुम्हारा काम बन जाता। क्लियर है एकदम तरीके से। और जब तुमने d बराबर 2a रखा तो a तो कैंसिल होना ही था क्योंकि न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो कट ही जाएगा। तो 10 के 10 क्वेश्चन किसके बने कमेंट करके बताना। अब आते हैं 11वें सवाल पर। एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है ना। क्या है सवाल, पहली टर्म इस एपी की -4 है, दूसरी -1, क्योंकि देखो एपी में दिख रहा है जो कॉमन डिफरेंस है वो +3 का चल रहा है, देख पा रहे हो, तो ये एपी में लिखा हुआ है और इन्होंने सम दे रखा है ना, वैसे भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, तो सम टू n टर्म्स आपको दे रखा है कितना 437। इनकी जो लास्ट टर्म है वो x है, मतलब an आपको दे रखा है x, जो a1 है मतलब फर्स्ट टर्म है वो -4 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। तो अब आपको Sn का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसी को लगा देते हैं, है ना। और कभी इसको नहीं लगाना क्योंकि कॉमन डिफरेंस तुम्हें पता है तो तुम उसको भी लगा सकते हो, तुम्हारा मन। Sn तुमको दे रखा है 437, नंबर ऑफ टर्म तुम्हें नहीं पता, ओके। कभी मैं यहां पे वो उस तरीके से चलता हूं n-1 इंटू डी के तरीके से, है ना, d के तरीके से चलता हूं, a प्लस ये 2a आ जाएगा, है ना, क्योंकि d मुझे पता है तो x और n दो वेरिएबल हो जाते हैं, इसलिए मैं अब ये वाला फॉर्मूला ही लगाता हूं 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो a मुझे पता है 2 इंटू -4 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू तुमको दे रखी है दैट इज 3। अब यार ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, देखो इसको 2 को इधर पहुंचाओगे तो 14 1 कैरी, ये आ गया 7, ये आ गया 874, ये n आया, ये माइनस का 8 आया, प्लस ये 3n आया और ये माइनस का 3 आया। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, ये कितना आ रहा है 874,
-8 और -3 ये आ गया माइनस का 11n और ये हो गया +3n स्क्वायर। 0 बराबर 3n स्क्वायर माइनस 11n प्लस माइनस का हो जाएगा ये 874। अब गुरु ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे P इंटू क्यू कितना आएगा 874 इंटू 3 12 1 कैरी 22 2 कैरी 26 2622 और जोड़ने पर माइनस का 11। मतलब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे फॉर श्योर, है ना, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तभी सम नेगेटिव आ रहा है और प्रोडक्ट करने पे पॉजिटिव नंबर निकलकर नेगेटिव ही आ रहा है, प्रोडक्ट करने पे भी नेगेटिव ही आ रहा है। मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नंबर नेगेटिव होगा क्योंकि -874 है। तो देख 3 4 जा 12 1 कैरी 21 22 और ये 26। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 2622 हो। और तो यार 2 कब आता है, अब अपन आगे बढ़े तो यहां पे अपन देखें तो यार 52 57 है ना एंड 46। हाँ ये देखते कितना आ रहा है ये 42 34। और कभी तुम नहीं सोच पा रहे हो तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 जा 20 और ये 2। ओ भाई साहब काम हो गया, काम हो गया गुरु। 57 और 46 आपके दो फैक्टर निकल कर आ गए। 3n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 46n माइनस 874 बराबर 0। देखना भैया 3n कॉमन निकाल लिया, ये कितना आया n माइनस 19 प्लस 46 कॉमन निकाल लिया, ये क्या आया n माइनस 19, है ना। तो n माइनस 19 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या 3n प्लस 46 बराबर 0। तो भैया n की वैल्यू आ गई 19 और एक और n की वैल्यू आ रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर में होता है, ऐसा नहीं बोलते। -46/3 टर्म को ये है, तो n बराबर 19 अपना फाइनल आंसर हो गया। अपने को n नहीं निकालना था, अपने को x निकालना था, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब तुम्हें a19 निकालना था। a19 क्या होगा a प्लस 18d। a कितना है माइनस का 4 प्लस 18 d कितना है 3, ये कितना हो गया -4 प्लस 54 50 आपका आंसर आ गया x का वैल्यू, क्योंकि जो 19वीं टर्म है वो आपकी x है। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाला आपने और उसके बाद आपने a19 निकाल लिया। आई होप बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल कैलकुलेशन था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना था, इसमें ये फॉर्मूला लगा देना था प्लस माइनस अंडर रूट -11 का स्क्वायर -4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 874/2a। ठीक, इसको सॉल्व करते तो भी आपके सेम आंसर आ जाते। क्लियर है? आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़े आगे चलो भाई 12th क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। यहां पे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, कभी भी तुमको सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी दिया और जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाने को बोला है। देख यहां पे क्या दिया है, एसएन दे दिया। एसएन तुम्हें दिया है 3n स्क्वायर -4n और तुमको बोल रहा है an निकालो। तो एक रिजल्ट तो मैं नोट्स में लिखवाते ही हूँ, उड़ान वालों को तो लिखवाया ही है मैंने कि an का फॉर्मूला ये होता है कि एसएन में से एसएन -1 टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपकी जनरल टर्म ऐसे ही निकल कर आ जाएगी। लॉजिक क्या होता है इसका कि देखिए सम टू एन टर्म्स का मतलब होता है a1 प्लस a2 प्लस a3, कहां तक मेरे भाई, an तक, है ना। यही होगी आखिरी की सेकेंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म। और सम टू n -1 टर्म्स का मतलब क्या होता है कि a1 a2 a3, इसमें क्या होगी भाई लास्ट टर्म an -1। कभी गुरु मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं
तो ये LHS में क्या बचेगा, Sn माइनस Sn माइनस 1 बराबर, ये तो पूरा खत्म, केवल An बचेगा उधर। उस तरीके से ये फॉर्मूला आ जाता है कि सम टू n माइनस 1 टर्म्स का मतलब क्या, n माइनस 1 तक जितनी भी टर्म है उन सबका सम टू n टर्म का क्या मतलब है, जितनी भी n टर्म्स तक का है उनका सम लेना है। तो ये हो गया आपका काम आसान, Sn में से Sn माइनस 1 को घटा दिया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब देख Sn तुझे दिया हुआ है, अब तू कहेगा Sn माइनस 1 कैसे निकालेंगे। अरे गुरु Sn जो दिया है ना, Sn कितना दिया है, 3n स्क्वायर माइनस 4n है ना। तो Sn माइनस 1 निकालने के लिए n की जगह n माइनस 1 रख दे। जैसे तूने n को n माइनस 1 किया, हर जगह जहां जहां n है वहां n माइनस 1 कर दे, तेरा काम हो गया। ये 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, इधर माइनस का 4n और ये आ गया प्लस का 4। देख ओपन करते हैं, 3n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 3 माइनस 4n प्लस का 4। देखना Sn माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7, ये आ गया तेरा Sn माइनस 1। अब तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें चाहिए था an। फॉर्मूले में रखते हैं, Sn कितना है, 3n स्क्वायर माइनस 4n, ये तेरा Sn है। और Sn माइनस 1 तूने निकाला 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7 बराबर an। कैलकुलेशन देख लेना, ये कटेगा इससे और ये प्लस का 10n हो जाएगा, 10n में से 4n गया, कितना बचा भाई 6n और माइनस का 7, ये बन गया तेरा an। आसानी से अब तू सारी टर्म लिख सकता है। कोई तुझसे बोले 8 टर्म तो 8 सीधे निकल जाएगा, 8 6 48 माइनस 1 41 विल बी द आंसर। और इन्होंने केवल पूछा था कि n8 टर्म निकालनी है, तो ये n8 टर्म निकल कर आ गई। फॉर्मूला ये दिमाग में रखना भाई, याद नहीं रखते बच्चे, फिर इस क्वेश्चन में उनको डाउट आ जाता है। ये क्वेश्चन आया होगा 2018 में, बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा कि यार सम टू n टर्म्स दे दिया, आप क्या करें। कुछ बच्चे a और d निकालने लग जाते हैं, है ना, कि भैया S1 निकाल लेते हैं, S1 मतलब A1 ही हो जाएगा, है ना। तो S1 की वैल्यू निकल कर आ जाती है उनकी माइनस की 1। तुम यहां भी n की वैल्यू 1 रखो, माइनस 1 निकल कर आएगी। फिर वो बोलते सम टू 2 टर्म्स का सम निकालते हैं, है ना। इस तरीके से वो सोचते हैं। 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 8 4 आ गया, यहां भी रखोगे तो वही निकल कर आएगा, है ना। समझ में आई बात, समझ में आई बात। और उसमें से फिर आपको घटाना पड़ेगा ना, S2 में से S1 को घटाओगे तभी तो A2 निकलेगा, है ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर है, आओ आगे। एक और प्रूव वाला टाइप का सवाल है, 2-3 सवाल बचे, जल्दी से निपटाते हैं बच्चों, है ना। ये वाला कर लोगे क्या, देखो अभी जैसे क्वेश्चन मैंने करा है उसी टाइप का है। एमिट टर्म समझ में आ गया, एमिट टर्म बोला है मतलब AM बोला है। AP की क्या है 1/n। nth टर्म मतलब an, वो क्या है 1/m। क्या बोल रहा है, सम ऑफ mn टर्म, मतलब ये बोल रहा है SMN निकालो, है ना, ये बोल रहा है। mth टर्म दे दी 1/n, nth टर्म दे दी 1/m, तुमसे पूछ रहा है सम ऑफ mn टर्म निकालो। तो A और D निकाल लो पहले इन दोनों रिलेशन से। मान लेना फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, मैं लिख नहीं रहा हूं अब, सीधे यहां पे A प्लस m माइनस 1 इंटू D बराबर 1/n। इधर भी A प्लस n माइनस, अरे यार ये जादू जादू क्या हो रहा है, कहीं पे भी पेन चल रहा है, पेन बदला जाए, है ना। बोर्ड हैंग हो रहा है भाई, बहुत मेहनत करवा दी है तुमने आज, है ना। चलो अब अपन ब्रश से लिखेंगे तो मेरे ख्याल से हैंग नहीं होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, है ना। तो AM लिख रहे हैं तो A प्लस m माइनस 1 इंटू D बराबर गुरु कितना है 1/n। और इधर A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर कितना है 1/m। अब इन दो इक्वेशन से तुम A और D की वैल्यू निकाल सकते हो, तो वही निकालने की कोशिश कर लेते हैं। A तो एलिमिनेट हो जाएगा जैसे ही तुम सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन 1 में से 2 को, तो ये कितना हो रहा है m माइनस n इंटू D, क्योंकि माइनस से D और प्लस D खत्म हो जाएगा, और इधर बचेगा 1/n
माइनस 1/m। क्लियर? एलसीएम ले लिया, mn m माइनस n, ये हो गया m माइनस n इंटू डी। तो d की वैल्यू आ गई 1/mn। ये पहला रिलेशन आ गया, d की वैल्यू 1/mn। अब d 1/mn किसी भी इक्वेशन में पुट कर a निकाल ले, क्योंकि a और d का ही काम होता है मेजर। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है गुरु? 1/n। अब देखना, तुझे d पता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1/mn बराबर 1/n। सीधे सॉल्व करते हैं तो यह आएगा a प्लस 1/n, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/mn बराबर 1/n। तो a की वैल्यू भी यहां से आ गई 1/mn, a की वैल्यू भी आ गई 1/mn। अब जो निकालना है सम टू mn टर्म, वो फॉर्मूला क्या बनेगा? mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। पुट कर देते हैं mn/2 2 टाइम्स 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn, है ना? mn 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 कैंसिल हो गया, ये बचा 1/2 2 प्लस mn माइनस 1। क्लियर? कितना आया ये? mn प्लस 1/2। आई होप सबका यही आंसर आ रहा होगा, क्योंकि देखो 1/mn तुम कॉमन निकाल लोगे, है ना? तो 2 प्लस mn माइनस 1 बचेगा, दैट इज mn प्लस 1/2। आई होप सबका आंसर यही आ रहा होगा। सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स विल बी mn प्लस 1/2। फाइनल आंसर मैंने आप लोगों के सामने निकाल दिया। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका अभी तक जो कर रहे हैं, ए और डी ही निकालना होता है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। यहां पे बस m और n वेरिएबल नहीं है भाई, आंसर m और n के टर्म में निकाल सकते हो। ए और डी आपके वेरिएबल है, उनके लिए सॉल्व करो। एलिमिनेट कर दिया 1 माइनस 2 करके, जब 1 माइनस 2 करा तो a एलिमिनेट हो गया, a एलिमिनेट हो गया, काम आसान हो गया, मुस्कुराते हुए तुमने मचा दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? और यहां पे तो सीधे ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, इसका इसमें तो 1/n और माइनस 1mn, ये कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1/mn। क्लियर है? एकदम छाप लेना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ केस स्टडी प्रॉब्लम भी देखेंगे, है ना? अब ये है रिवर्सिंग वाले नंबरों को रिवर्स करके क्या होता है, थोड़ा दिक्कत आता है इसमें भी, तो इसको भी देख लेते। 2016 में पूछा गया सवाल है, क्या डिजिट है पॉजिटिव नंबर की ऑफ 3 डिजिट, वो एपी में, 3 नंबर एपी में दिए, 3 नंबर एपी में, तो मैंने बोला तो उनको अज्यूम कैसे करोगे? a माइनस डी, a और a प्लस डी, है ना? आर इन एपी, देयर सम इज 15। देखो सम के बारे में ही जानकारी दे दी, a माइनस डी, a प्लस डी बराबर कितना हो गया भाई? 15। तो ये आ गया 3a बराबर 15, a की वैल्यू निकल गई 5। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब देखो यार, इसमें ना एक यूनिट प्लेस होगी, तो मान लो यूनिट प्लेस इस नंबर की a माइनस डी है, टेंस प्लेस आपकी a है, और 100 प्लेस आपकी a प्लस डी है। ओके, तो आपकी 100 प्लेस a प्लस डी है। तो जो नंबर है, नंबर को लिखने का तरीका क्या होगा? जो आपकी यूनिट प्लेस है उसका मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा, a माइनस डी, प्लस जो टेंस प्लेस है उसका मल्टीप्लिकेशन 10 से होगा, और जो 100 प्लेस है उसका मल्टीप्लिकेशन 100 से होगा। जब इस नंबर को रिवर्स कर दे, रिवर्स कर देंगे तो इस वाली डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 100 से होगा, क्योंकि ये यूनिट प्लेस नहीं, अब ये 100 प्लेस हो गई। टेंस प्लेस वही रहेगी a ही, और जो 100 प्लेस है अब वो यूनिट प्लेस हो जाएगी, तो उसका मल्टीप्लिकेशन 1 से हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ये नंबर ऑब्टेन्ड हुआ बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। दिस इज द ओरिजिनल नंबर, दिस इज द ओरिजिनल नंबर, है ना?
कोई भी 3 डिजिट का नंबर है तो यार 100 प्लेस का जो प्लेस है, 100 प्लेस पे जो नंबर लिखा उसका मल्टीप्लिकेशन 100 से, जो 10th प्लेस का नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन 10 से। जैसे देख यार 456 है कोई नंबर, तो 4 इंटू 100, क्योंकि 4 कहाँ लिखा है 100 प्लेस पे, प्लस 5 इंटू 10, 5 कहाँ लिखा है 10th प्लेस पे, और 6 कहाँ लिखा है यूनिट प्लेस पे। तो इस तरीके से नंबर को लिखते हैं, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो अपन ने इस तरीके से रिवर्स वाले नंबर को भी लिख दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है रिवर्स वाला, ओके, जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है रिवर्स वाला, दैट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर से 594 कम है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर से कितना कम है गुरु? 594। तो इक्वेशन ऐसी कुछ बनेगी कि यार 100 इंटू ए माइनस डी प्लस 10a प्लस a प्लस डी, ओके, बराबर a माइनस डी प्लस 10a प्लस 100a प्लस डी माइनस की 594। अब ध्यान से देखना, 10a से 10a कैंसिल, a से a कैंसिल, है ना, बचा क्या? इधर बचा 100a माइनस 100d प्लस d, ओके, इधर क्या बचा? माइनस का d प्लस 100d माइनस 594, है ना, और 100 का a भी बचा है, वो भी कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस 100a विच इज ऑल्सो गेट कैंसल्ड। तो यहां से d की वैल्यू निकल जाएगी, देखना, माइनस 100d, इसको पहुंचाया उधर, इनको बुला लिया इधर, तो ये बनेगा 198d, और ये बुला लिया इधर 594। इसको सॉल्व करने पर d की वैल्यू आ गई 3, a तुम्हारा आया 5 और d तुम्हारा आया 3। तो जो नंबर है, तो ओरिजिनल जो नंबर है ये रहा, है ना, तो a माइनस डी मतलब ये उसकी यूनिट प्लेस 2 है, फिर a दैट इज 5 उसकी 10th प्लेस है, और 8, तो वो नंबर जो है दैट विल बी 852, क्योंकि यूनिट प्लेस आपकी a माइनस डी थी, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आएगा, 5 आपकी 10th प्लेस है, और 5 प्लस 3 दैट इज 8, 852 आपका नंबर होगा। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई। इन्होंने यही लिखा है ना, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ये नंबर ऑब्टेन्ड हुआ होगा रिवर्स करने के बाद, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर में से 594 घटाओगे तो रिवर्स करने के बाद वो नंबर आ जाएगा। हमने अज्यूम किया कि यार जो ओरिजिनल नंबर है उसकी यूनिट प्लेस a माइनस डी है, 10th प्लेस a है, लेट, ये अजम्पशन है हमारे, और 100 प्लेस a प्लस डी है, तो ओरिजिनल नंबर को लिखेंगे क्या? जो 100 प्लेस है उसका मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ, जो यूनिट प्लेस है उसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, और जो 10th प्लेस है उसका मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ। तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया। जब रिवर्स करेंगे तो यार ये वाली जगह अब तुम्हारी 100 प्लेस हो जाएगी, और ये तुम्हारी यूनिट प्लेस हो जाएगी, 10th प्लेस वही रहेगी, नंबर जब रिवर्स हो जाता है। हो गया सॉल्व। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज केस बेस्ड प्रॉब्लम, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे केस स्टडी आती है। तो इन्होंने कुछ जानकारी दी है पुशअप के बारे में, है ना, पुशअप के बारे में जानकारी दी है, पढ़ना हो पढ़ लेना, पहला ब्रैकेट, पुशअप के बारे में सवाल यहां से शुरू होता है कि भैया नीतीश भाई को पार्टिसिपेट करना है पुशअप चैलेंज में, वो अभी 3000 पुशअप लगा लेते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में नीतीश भाई 3000 पुशअप लगा लेते हैं भाई लोग, बहुत हैवी आदमी है ये तो। बट ही वॉन्ट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप इन 1 आवर। उनको ये वाला टारगेट अचीव करना है कि वो 3900 पुशअप लगा ले 1 घंटे में, फॉर विच ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली। इसके लिए वो रोज प्रैक्टिस करते थे। हर दिन की प्रैक्टिस से ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप। हर दिन की प्रैक्टिस से वो अपने 5 ज्यादा पुशअप लगा पाते थे अपने पिछले दिन से। जैसे मान लो आज वो 3000 पुशअप लगा रहे हैं, तो कल वो 3005 लगाएंगे, परसों वो 3010 पुशअप लगाएंगे, उसके अगले दिन 3015 पुशअप लगाएंगे, और उनको अचीव कहां तक करना है? 3900 पुशअप तक।
If one on first day he practice making 3000 push-up and continue to practice regularly till the target is achieved, जब तक वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते तब तक वो प्रैक्टिस करते रहेंगे. तो कीपिंग द अबाउ सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया. इनका कहने का मतलब था कि फर्स्ट टर्म उस एपी की 3000 है, कॉमन डिफरेंस उस एपी का 5 है क्योंकि हर दिन 5 पुशअप बढ़ रहे हैं. तो एपी कुछ इस तरीके से दिखेगी. समझ में आ गया होगा, है ना. कहां तक चलेगा भाई? 3900 तक. अब कहानी में आया मजा. क्या? फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप पर डे एंड हेंस फाइंड द नंबर ऑफ डेज. आपको निकालना है कितने दिन में नीतीश भाई ये टारगेट अचीव कर लेंगे. तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. जो लास्ट टर्म है ए एन, उसकी वैल्यू है 3900. ये टारगेट अचीव करना है. जो फर्स्ट टर्म है पहले दिन के पुशअप वो 3000 है और हर दिन 5 पुशअप ज़्यादा लगा रहे हैं. तो इसको बुलाया इधर, ये आया 900 एन माइनस 1 इंटू 5. ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हुआ, एन माइनस 1, ये 1 हुआ, ये 8. ओके, और ये 0, एन माइनस 1. तो एन आ गया 181 डेज लगेंगे 3900 पुशअप. तो देखो यार यहाँ पे 181 डेज निकल कर आ गए, है ना. 181 डेज लगेंगे 3900 को अचीव करने में. पर सवाल क्या है? सवाल को देखते हैं. सवाल ये है भाई कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड. मतलब भाई 181th डे पे तो गोल अकम्प्लिश्ड हो जाएगा. उसको कितने दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए? तो यहां पे देखो बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड. तो बच्चे कभी 181 आंसर लिख दोगे तो नंबर कट जाएगा. आखिरी में आपको क्या लिखना है कि यार मिनिमम नंबर ऑफ डेज. प्रैक्टिस तो कितने दिन करी उसने? 181 वाले दिन तो गोल अचीव हो गया. तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, है ना, वही पूरा छाप देना. बिफोर द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस, ही नीड टू प्रैक्टिस. कितना आएगा? अरे 181th डे पे तो गोल अचीव हो गया. तो प्रैक्टिस कितने दिन करी भैया? 180 दिन. आंसर क्या हो जाएगा? 180 डेज. तो ये पूरा छाप लेना यहां से, है ना. बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड पूरा छाप लेना और आंसर हो जाएगा 180 डेज. मतलब सवाल समझ में आया ना. 181 डेज तक लगेंगे. 181th डे पे 3900 पुशअप लगेंगे. तो आपको ये बताना कितने दिन प्रैक्टिस करेगा गोल को अचीव करने के लिए. तो वो तो 180 दिन आएगा. 180 दिन तक प्रैक्टिस करेगा तभी तो 181th डे पे गोल अचीव हो जाएगा. इसको छापो, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं आगे. के बाद क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप. कितने लगा लिए होंगे नीतीश भाई ने? भाई सम टू एन टर्म्स पूछ रहा है. एस एन फॉर्मूला आता है n/2 a प्लस एल. लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों पता है. 19/2 19 नहीं, कितना है n की वैल्यू? 181/2. हैवी क्वेश्चन हो गया भाई ये. 181/2. फर्स्ट टर्म कितनी है? 3000 और लास्ट टर्म कितनी है? 3900. ये आ गया आपका 181 इंटू 6900 डिवाइडेड बाई 2. काटोगे इससे 3450, है ना. अब देखो यार 345 इंटू 181, ये आ गया 345. 8 5 40, 8 4 32, 36, 8 3 24 और 327. और ये आपका आ जाएगा 543. 5 4 5 3 8 और 6 14 12 1 6244 6244 5 और 1 0. इतने पुशअप नीतीश भाई ने लगा लिए. 3900 पुशअप जिस दिन लगाएंगे तब तक. तो भाई ये जो केस स्टडी प्रॉब्लम होते हैं, ये जो स्टार्टिंग का ज्ञान होता है, ये केवल पुशअप के अराउंड है
कि पुशअप एक एक्सरसाइज होती है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सीधे सवाल पे आया करो, ठीक है, समय बचाया करो, ठीक। आई होप आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे सवाल आपसे बने होंगे। बताना 15 में से 15 कितनों ने बनाए और किस में तुमको दिक्कत आई। क्वेश्चनों को सॉल्व करने की तरीके बताए, इस तरीके से कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो, इफेक्टिव कर सकते हो। मैंने जिस तरीके से क्वेश्चनों को अप्रोच किया, प्रोग्रेशन में इंपॉर्टेंट यही होता है कि पूछ क्या रहा है। एन ए टर्म तो समझ गए, ए एन। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो एन निकालना है। सम टू एन टर्म्स मतलब एस एन। तो ये सब बातें जब दिमाग में आने लगेगी ना तो क्वेश्चन आराम से बनेंगे। मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना। ऑल द वेरी बेस्ट।